जिसने ज्वाइन कर लिया है वो जय बजरंग बली कर दो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जोश में रहा करो एकदम सुबह सुबह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो बेटा। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अब। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आ रहा था n-1, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद अर्थमेटिक मीन बताना है मुझे आपको। फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आज का ये टारगेट है कि जीपी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इस लेक्चर की। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, आई गेस सबका हो गया होगा। वन बाय प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। वन बाय लास्ट प्रॉब्लम हमने कौन सा किया था, 9 किया था, 10 किया था? बस एक बार नंबर लिख दो मुझे। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ बेटा उसको फेयर कॉपी में जरूर लिखना है, बिकॉज दीज ये जो चीजें ये मतलब रिपीट नहीं होंगी। हाँ ठीक है, तो चलो ये 9th प्रॉब्लम है था, अपनी बता रही है। तो इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 सो ऑन टू AN आर इन AP, ये था इस प्रॉब्लम में। अगर ये AP में है विद AI ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो थी 1/√of A1 प्लस 1/√of A1 प्लस A2। ठीक है, प्लस 1/√of A2 प्लस A3 प्लस 1/√of A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन टू 1/√of AN-1 प्लस √AN। ये प्रॉब्लम था हमारे पास। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, जो सफिक्सेस हैं, अच्छी चीज क्या है इस प्रॉब्लम में कि जो सफिक्सेस हैं उनका डिफरेंस सेम हो रहा है। तो जनरली जब भी सफिक्सेस का डिफरेंस सेम हो रहा होता है तो एक हिंट बैक ऑफ द माइंड हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें हम कॉमन डिफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, इसको लिख दिया √A2 माइनस √A1 अपॉन A2 माइनस A1। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने, √of A3 माइनस √of A2 अपॉन A3 माइनस A2। समझ आ रहा होगा सबको, मैं रैशनलाइज कर रहा हूं तो मैंने √of A3 माइनस √of A2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म को मैं क्या करूंगा, √of A4 माइनस √of A3 अपॉन A4 माइनस A3 बना दिया हमने। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, √of AN माइनस √of AN-1 और नीचे आ जाएगा AN माइनस AN-1। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो सारे डिनोमिनेटर हैं ये आपके सब कॉमन डिफरेंस D के बराबर हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या लिख देते हैं, एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √of A2 प्लस √A4 माइनस √of A3 प्लस सो ऑन टू √AN माइनस √of AN-1। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें अब ये A2 से कटेगा, A3 से कटेगा, तो होगा क्या, इससे प्रीवियस टर्म जो होगी वो AN-1 कैंसिल कर देगी। तो आपके पास फाइनली बच जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास, √of AN, देख रहे हो ना, A4 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, √AN माइनस √A1 डिवाइडेड बाई D। बट आंसर में उसने बोला था कि आपको फाइंड आउट करना है K अपॉन √of A1 प्लस √AN, तो हमें K की वैल्यू निकालनी थी। तो अब उसके लिए हमें ये समझ आ गया कि भाई डिनोमिनेटर में मुझे √of A1 प्लस √AN चाहिए, तो मैंने उसको रैशनलाइज अगेन कर दिया, तो ये बन जाएगा AN माइनस A1 अपॉन D टाइम्स ऑफ √AN प्लस √A1।
ठीक है, फिर ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी लिख सकते हैं। तो ए एन माइनस ए वन जो आएगा वो आ जाएगा एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी अपॉन डी टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए एन। डी डी कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास एन माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, इसको लिखते हैं अब प्रॉब्लम 10। तो लेट ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन टू ए एन इज इन एपी। रफ कॉपी सब लोग अपने पास रखें। तो हमें अब ये निकालना है, वन बाय ए वन ए एन प्लस वन बाय ए टू ए एन माइनस वन प्लस वन बाय ए थ्री ए एन माइनस टू सो ऑन टू, ये सफिक्स है, ए वन ए एन मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एपी में जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ए टू ए एन माइनस वन ए थ्री ए एन माइनस टू सो ऑन टू वन बाय ए एन ए वन, इससे प्रीवियस टर्म आ जाएगी वन बाय ए एन माइनस वन ए टू। ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए वन प्लस ए एन टाइम्स ऑफ वन बाय ए वन प्लस वन बाय ए टू प्लस वन बाय ए थ्री सो ऑन टू वन बाय ए एन। हमें क्या करना है, के फाइंड आउट करना है, फाइंड के। ठीक है भाई, सॉल्व करो जल्दी से और बताओ मुझे, जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिख दो। के की वैल्यू लिखनी है आपको, करो करो जल्दी से। जिसका भी आंसर आ रहा है लिखो बेटा। मैं एक बार अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, अंकित आपने अभी अभी ज्वाइन किया है क्या बेटा? यस सर। करो भाई, क्या हो गया, कहाँ चले गए हमारे सैनिक? इतने में तो कर ही देते हैं सारे सैनिक। बनी बात किसी की? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बाकी बेटा आप बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, वेट।
अब विजिबल होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, मैं बताता हूं इससे पहले क्या था। इससे पहले वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि सफिक्सेस का डिफरेंस सेम हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, सफिक्सेस, तनीषा का आंसर आ गया k इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, सफिक्सेस का सम जो है वो सेम हो रहा है। देख रहे हो, इन दोनों का सम कितना आएगा 2 n+1। इन दोनों का सम भी कितना आएगा n+1। इन दोनों का भी सम n+1। इन दोनों का भी सम n+1। तनीषा आप बताओगे आपने कैसे किया? तनीषा माइक है आपके पास? यस हाँ बेटा बताओ। सर, पहले तो हमने समय जैसे वो a1 plus an is equals to a2 plus n minus 1 होता है, तो ऐसे हमने सब में इंटू कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जैसे बढ़िया। फर्स्ट बस में कर माइक दिया क्लोज कर a1 लो। plus an, ऐसे बस करके बस पीछे। बस, समझ गया मैं, ओके समझ गया, सर। समझ गया। इसमें क्या करना है, जैसे अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड है, एकदम सही बताया तनीषा ने कि आप क्या करो, जैसे मैंने ये बताया ना कि सफिक्सेस का सम सेम हो रहा है। a1 an, a2 an minus 1, a3 an minus 2, इन सब के सफिक्सेस का सम सेम हो रहा है। और AP की प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ना राइट हैंड साइड में a1 प्लस an चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 1 प्लस a1 1 डिवाइडेड बाय a1 प्लस an किया मैंने, मतलब a1 प्लस an से ही मल्टीप्लाई कर दिया और a1 प्लस an से ही डिवाइड कर दिया। तो 1 प्लस a 1 डिवाइडेड बाय a1 प्लस an किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, a1 प्लस an अपॉन a2 an माइनस 1, ये लिख दूंगा। ऐसे आगे भी लिखता रहूंगा। अब मुझे ये पता है कि भाई फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट। तो इसकी जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं। ये सबको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि a1 प्लस an मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पर पहले स्टेप में मैं a1 प्लस an लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं a1 प्लस an की जगह क्या लिख सकता हूँ, a2 प्लस an माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकते हैं, a3 प्लस an माइनस 2 डिवाइडेड बाई a3 an माइनस 2। ऐसे चलता रहेगा, सब जगह आप ये लिख दोगे। लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में आ जाएगा an माइनस 1 प्लस a2 अपॉन a2 an माइनस 1। फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी an प्लस a1 अपॉन a1 an। ये बन गई अब, बस अब प्रॉब्लम खत्म है हमारा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 बाय a1 प्लस an। अब इसको अलग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय an प्लस 1 बाय a1। सेपरेट करो, अलग अलग करो। इसको अलग करोगे, डिवाइड करोगे मतलब, तो 1 बाय an माइनस 1 प्लस 1 बाय a2। इसको अलग अलग करोगे तो 1 बाय an माइनस 2 प्लस 1 बाय a3। ऐसे करते करते इसको अलग अलग करोगे, लास्ट में देखो ऐसे आप करते रहोगे, इसको ओपन अप करते रहोगे, लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1 बाय a2 प्लस 1 बाय an माइनस 1। फिर लास्ट वाला टर्म आ जाएगा 1 बाय a1 प्लस 1 बाय an। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो कैसे चल रहा है, n आया, फिर n माइनस 1 आया, फिर n माइनस 2 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो ये a1 से an तक एक सीरीज आपकी इधर से स्टार्ट हो गई है। इधर से देखो, a1 आया, फिर a2 आया, फिर a3 आया, फिर an आया। तो a1 a2 a3 करके an तक एक और सीरीज बन गई। तो 1 बाय a1 कितनी बार आया, 2 बार आया। एक ये आया और एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया। 1 बाय a2 कितनी बार आया, 2 बार आया। ऐसे 1 बाय a3 भी 2 बार आएगा। 1 बाय an चेक करो, एक ये आया और एक ये आया, 2 बार आया। तो इसीलिए हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाएगा, इस सीक्वेंस का सम कितना बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस an, 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3, सो ऑन टू 1 बाय n। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? जिसका ऑल क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो ये वाली इमोजी डाल दो जिसको ऑल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है बेटा आप सब लोग को। सर इसे एक बार और समझा दो। बेटा देखो, इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास 1 बाय a1 an था, फिर 1 बाय a2 an माइनस 1 था, 1 बाय a3 an माइनस 2 था, ऐसे करते करते 1 बाय an a1 था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सम हमें निकालना था, और इक्वल टू ये सम दिया हुआ था k अपॉन a1 प्लस an, 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 सो ऑन टू 1 बाय n तक दिया हुआ था। तो क्वेश्चन ये था कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, हमने क्या किया, 1 बाय a1 प्लस an
इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उसको 1/a1 प्लस an, ये वाली टर्म से मैंने a1 प्लस an से डिवाइड कर दिया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब तू बेटा मल्टीप्लाई करेगा तो सब टर्म्स में क्या होगा, सब टर्म्स में a1 प्लस an मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी यही आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, ऐसे लास्ट तक यही आएगा। अब a1 प्लस an क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का सम। तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट। वो किसके बराबर होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट। तो a1 प्लस an की जगह क्या लिख सकते हैं, a2 प्लस an माइनस 1, वो लिख दिया। a1 प्लस an की जगह क्या लिख सकते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म। ऐसे करके हमने सबके जो न्यूमरेटर हैं उसमें जो डिनोमिनेटर है उन्हीं टर्म्स का सम आ गया। फिर अब इसको अलग अलग किया, इसको अलग करूंगा तो क्या आएगा, 1/an प्लस 1/a1, वो लिख दिया यहाँ पे। इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, इस टर्म को, ये वाली टर्म को अलग करोगे तो क्या आएगा, 1/an माइनस 1 1/a2। इसको अलग करोगे तो 1/an माइनस 2 1/a3। ऐसे करते करते जब हम लास्ट में गए तो हमारे पास आ गया 1/a1 प्लस 1/an। तो हमें ही समझ आ गया कि भाई 1/a1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 1/a2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 1/an कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसीलिए ये जो पूरा टर्म्स हैं ये सारी 2 टाइम्स आ रही हैं, तो 2 कॉमन निकाल के हमने बाहर लिख दिया और k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब कोई दिक्कत किसी को भी? चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने एपी पढ़ लिया है, ठीक है, एपी की nth टर्म निकालना आ गया, हमें एसएन आ गया है, हमें प्रॉपर्टीज आ गई हैं एपी की, ये सब चीजें हमें अभी तक आ चुकी हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा अर्थमेटिक मीन, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन और इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये दो टॉपिक एपी में आप बचे हैं हमारे, एक है अर्थमेटिक मीन और एक है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को शॉर्टकट में हम एम भी लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। अर्थमेटिक मीन हम हमेशा कुछ नंबर्स का निकालते हैं, जैसे मान लो मैंने 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अच्छा पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फिर इस पे आते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, अगर मान लो आपके 2 नंबर हैं ए और बी, आपने इसके बीच में एक कैपिटल ए इंसर्ट किया ताकि ये ओवरऑल सीक्वेंस एपी बन जाए, ओवरऑल सीक्वेंस बिकम्स एपी, then capital A is known as arithmetic mean of A, B। समझ आ गया डेफिनेशन क्या है? 2 नंबर हैं, 2 नंबर के बीच में आपने एक नंबर इंसर्ट किया ताकि ओवरऑल सीक्वेंस मतलब स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी जो है ये एपी में आ जाएं। तो कैपिटल ए को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए, बी। अब मान लो 2 नंबर हैं, उनके बीच में 2 नंबर इंसर्ट किए। मान लो आप बोलो कि सर आप एक क्यों कर रहे हो, 2 करो, चलो 2 कर देते हैं, A1 A2 B ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये ओवरऑल सीक्वेंस जो होगा ये एपी में अगर आ जाता है तो A1 को भी हम अरिथमेटिक मीन बोलेंगे और A2 को भी अरिथमेटिक मीन बोल जाएंगे। A1 और A2 दोनों को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन इसमें कितने इंसर्ट होंगे, 2 इंसर्ट होंगे, तो इसको बोलेंगे 2 अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए। 3 अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, n भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि भाई अरिथमेटिक मीन कितने भी हम 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल सीक्वेंस आपका क्या आना चाहिए, एपी में आना चाहिए। अगर अब आप कोई भी 3 टर्म्स उठाओगे, जैसे इसमें अगर आपने ये 3 टर्म्स उठा ली A1 A2, तो इसमें A1 जो है वो A2 का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन थी उससे अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। इसको AM लिख देता हूं मैं। तो AM जो है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ A और B है। तो अभी अभी हमने क्या बोला, जो AM है वो A और B का अरिथमेटिक मीन तब होगा जब A, AM और B AP में आएंगे। तो AM माइनस A जो होगा वो B माइनस AM होगा। तो यहां से अरिथमेटिक मीन हमारा निकल कर आ जाता है A प्लस B/2। तो सिंपली 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है, उनका एवरेज है। तो A प्लस B/2 विल गिव अस अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन 3 नंबर्स का निकालो A B C का, तो वो इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया जाता है और बोला जाता है कि भाई 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस B प्लस C/3, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ भाई 5 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो या 4 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार जेईई मेंस में पूछ लेते हैं, ऐसे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टू n डिवाइडेड बाय n। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टू n एपी है, तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n। तो इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2,
बड़ा इजी हो गया ये भी। ठीक है, तो अगर n और डिफरेंट नंबर्स हैं जैसे x1 x2 x3 सो ऑन टू, मान लो मेरे पास n नेचुरल नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं xi i1 to n डिवाइडेड बाय n। आप सबको पता होगा ये वाली बात, क्योंकि xi का समेशन लिखने का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टू xn डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारी बात हो गई कि भाई अर्थमेटिक मीन की क्या डेफिनेशन है। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है एवरेज ले लो, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका क्या करो, एवरेज ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। अब जो हमारा नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस्ड टॉपिक है वो है इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है आपको, ऐसे सेम टॉपिक आपको वहां पे भी मिलेंगे, जीपी में भी मिलेंगे। जीपी में भी हम यही ऑर्डर फॉलो करेंगे, सबसे पहले जीपी डिफाइन करेंगे, फिर उसकी एनएच टर्म देखेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, फिर इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हार्मोनिक मीन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी करेंगे। तो इन तीनों में हम ऑर्डर यही फॉलो करेंगे। तो सेम जैसा आप अर्थमेटिक मीन में इंसर्शन कर रहे हो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन में भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ आता है तो वहां पे भी आपको समझने में आसानी होगी। चलो अब देखते हैं। ठीक है जी, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो अब एन अर्थमेटिक मीन को हम लिख रहे हैं a1 a2 a3 सो ऑन टू an-1 कॉमा an कॉमा b। अब मेरे को दो नंबर गिवन थे, दो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में मैंने आपको n नंबर्स इंसर्ट कर दिए और ये ओवरऑल सीक्वेंस आपका एपी में आ गया। आपने दो नंबर्स के बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर दिए such that overall sequence becomes AP, then we say that capital A1, capital A2, capital A3 so on to capital AN are n arithmetic means inserted between small a and small b। तो जो A1 कैपिटल A1 है और जो कैपिटल A2 है और जो कैपिटल A3 है so on to कैपिटल AN जो है, इनको हम बोलते हैं n arithmetic means and these n arithmetic means are inserted between two numbers small a and small b। ठीक है, अब मेरा कंसर्न क्या है भाई, आपको वो ऐसा बोलेगा कि भाई दो नंबर ले ले a और b, मान लो उसने बोल दिया 10 ले लो और एक 17 ले लो, इसके बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो और मेरे को थर्ड वाला अर्थमेटिक मीन बताओ या फोर्थ टर्म बताओ या थर्ड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द एंड बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा सिंपल सा। तो हमें क्या करना होगा, हमें a1 a2 a3 सो ऑन टू an की वैल्यू चाहिए होंगी, हमें इनकी वैल्यूज निकालना आना चाहिए। तो वो अब हम जानते हैं, हमें एपी आता ही है, हम बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। तो अब मुझे ये बताओ कि मैंने ये कैसे लिख दिया, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ये बताओ ये कैसे लिख दिया मैंने मान लिया इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस d है, तो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी कैसे लिख दिया, बताओ भाई। माइक ऑन करके बताओ ये कैसे लिख दिया, स्मॉल b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 होंगी, तो b इज इक्वल्स हाँ बहुत बढ़िया, a प्लस n माइनस 1 हाँ, की फॉर्मूला होता है तो उससे आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विधि आपने बोला ना, और भी बाकी बच्चों को भी ये समझ आ रहा है। हाँ, उमंग भी लिख रही है कि b विल बी n प्लस 2th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हाँ बहुत बढ़िया, सबको काफी बच्चों को समझ आ रहा है। इसका मतलब कि भाई हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, n प्लस 2 टर्म्स हैं, n प्लस 2 टर्म्स है ना बेटा। n तो आपके यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में n तो ये अंदर ही टर्म्स पड़ी हुई हैं। एक टर्म ये हो गई n प्लस 1, ये वाली टर्म कौन सी हो गई, n प्लस 2th टर्म होगी। तो b इज बेसिकली n प्लस 2th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। तो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 d लिख सकते हैं, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां से मेरे को d मिल गया। अब आपको ये पता है कि इसमें आपको क्या पता था, देखो इसमें क्या क्या गिवन था बेटा, आपको a गिवन था, b गिवन था, a भी पता था आपको, b भी पता था और आपको n भी पता है। a भी पता है, b भी पता है, n भी, ये भी पता होगा ना कि भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगी, और ये भी पता होगा कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, 11 करने हैं, कितने करने हैं। तो n आपको पता रहेगा। तो d आपको नहीं पता था, तो इसकी हेल्प से आपने d निकाल लिया, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो ये हमारा d हो गया। अब आपकी कहानी बहुत आसान हो गई। अब भाई कैपिटल A1 किसके बराबर होगा, स्मॉल a प्लस डी के बराबर होगा। कैपिटल A2, कैपिटल A1, हाँ एक स्टेप और लिख देते हैं, जो कैपिटल A1 है वो बेसिकली T2 है ना,
कैपिटल A1 इज सेकंड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कैपिटल A1 इज T2 तो उसको क्या लिखोगे A प्लस डी लिख दोगे, कैपिटल A2 इज T3 तो उसको क्या लिख दोगे A प्लस 2D लिख दोगे, कैपिटल A3 इज T4 उसको क्या लिख दोगे A प्लस 3D लिख दोगे। तो बड़े आसान हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ kth अर्थमेटिक मीन निकालना है दैट विल बी Tk प्लस 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू A प्लस KD। तो बस खत्म कहानी। A प्लस डी को क्या लिखोगे A प्लस डी की वैल्यू पता है B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इसको कुछ भी याद नहीं करना है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसको बस ये पता होना चाहिए कि भाई निकालना कैसे है, एपी बनानी है उसमें डी निकाल लेना है, खत्म, फिर प्रोग्रेशन आ ही जाएंगे। ए प्लस A2 किसके बराबर होगा A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा A प्लस 3 टाइम्स ऑफ B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा A प्लस की टाइम्स ऑफ B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो इतना आपको समझ आ गया। अब यहां तक जिसको समझ आ गया वो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा एपी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सर एक बार दोबारा समझाने, जो डी निकाला था सर आपने। डी बेटा यहां से देखो डी क्या था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस था ना। अच्छा ये समझ आ गया होगा आपको कि n प्लस 2th टर्म क्या है b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। n प्लस 2 है ना यहाँ पे, तो b को क्या लिखोगे a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे ना n प्लस 2 माइनस 1। nth टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्योंकि ये t n प्लस 2 है तो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ से d आ गया हमारे पास। अब जो a1 है वो t2 है, तो T2 किसके बराबर होगा A प्लस डी के बराबर होगा। यस सर। A प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना बेटा। A2 किसके बराबर होगा T3, क्योंकि A2 आपकी थर्ड टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो वो किसके बराबर होगा A प्लस 2D, तो A प्लस 2D लिख दिया एंड सो ऑन। अब समझ आ गया? यस सर। ठीक है, किसी को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे टाइप नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब लोग टाइप करते रहें, उससे आप ये भी पता चलता रहेगा कोई अगर लेट ज्वाइन कर रहा है या किसी का नेटवर्क चला गया वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तो आप प्लीज सब जिसको भी क्लियर हो जाता है वो हमेशा ऑल क्लियर जरूर लिखें। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको समझ आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सब लोग बिल्कुल भी मत शर्माएं, क्योंकि देखो शर्माने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी प्लीज पूछें। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी शर्माहट आ रही है तो आप मेरे से अलग से भी पूछ सकते हैं, बट क्लियर करते हुए चलें, नहीं तो इतना पाइल अप हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। लिखो कौन सा ये था, ये वाला प्रॉब्लम हमारा हो गया 11th होगा आई गेस। हाँ ठीक है, 11th प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 11, if A, B, C, D, E, F are arithmetic means between 2 and 12, then find A plus B plus C plus D plus E plus F। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया है आपके लिए। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। फोर्टी टू। हाँ देखो इसमें क्या होगा, एक नंबर 2 है, फिर आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया है A B C D E F, और यहाँ पे आ गया आपके पास 12। तो A प्लस F जो होगा वो B प्लस E के बराबर होगा, वही C प्लस D के बराबर होगा। तो ये तो पता है ना हमें प्रॉपर्टी, A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E इज इक्वल टू C प्लस D इज इक्वल टू 14। तो ये 3 टाइम्स ऑफ 14 हो जाएगा ना बेटा, 42 इसका आंसर आएगा। समझ आ गया? प्रियांशु आपने गलत निकाला था, बट ठीक है चलो बाकी लोगों को समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, एपी खत्म हो गया है। अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, रुको, ताकि आपको ना इंसर्ट करना आ जाए। वो इजी सा ही होता है वैसे ना, मेरे को उसका क्वेश्चन दिख नहीं रहा, चलो वैसे बना लेते हैं। प्रॉब्लम 12, इंसर्ट ऐसे लिख लो, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 20। करो, इसका आंसर निकालो। Insert 5 arithmetic means between 2 and 20। आदित्य 5, 8, 11, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, 2 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा 20 लिख दोगे। ठीक है, फिर आपको टोटल समझ आ गया कितनी टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। तो 20 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 6D लिख दोगे। ठीक है, तो क्या हो गया, D इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास, तो आपकी कहानी समझ आ गई आपको। ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बड़ा इजी सा प्रॉब्लम बनाया था आपके लिए। ठीक है, अब एक अच्छा प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, इसमें आपको टाइम लगेगा। देखो, मैथ्स जिसको अपनी अच्छी करनी है उसको ना प्रॉब्लम को, उसको प्रॉब्लम अच्छा लगना चाहिए, उसको प्रॉब्लम ना बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम बुरे लग रहे हैं तो आपको मैथ्स और फिजिक्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें यही होता है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। अब देखो, ये बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, इफ ए बी सी डी, अगर नहीं भी होगा घबराना नहीं है। देखो, आपको बीच बीच में तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन कराने ही पड़ेंगे ना। अगर हम जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी तो कर नहीं रहे, तो आपको थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ सिंपल बॉल्स आएंगी तो बीच बीच में बाउंसर भी आएंगे, तो ये वैसे ही कुछ बाउंसर है। डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। शायद ये जे एडवांस 2016 का प्रॉब्लम है, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट मतलब 2016 2017 का ही प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन इंटीजर आता है। इंटीजर कहने का मतलब है हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्लोज 0 से 9 में है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक के सारे इंटीजर वैल्यूज इसके आंसर में आ सकते हैं। तो अब आप ट्राई करें इसको। जिसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो।
चलो देखो अब समझते हैं। किसी ने कुछ क्या ट्राई किया वो मुझे बताओ, क्या कर रहे हो, कहां तक पहुंचे हो? किसी को लग रहा है कि भाई वो सही डायरेक्शन में चल रहा है? हाँ छायांश, आंसर इज 2 ओनली। आपने कैसे किया? माइक ऑन करके बोलो। हिट एंड ट्रायल कर लिए क्या छायांश? अगर माइक नहीं है आपके पास तो आप चैट बॉक्स में लिख दो कैसे किया आपने। ओके, छायांश ने हिट एंड ट्रायल किया है, ठीक है, ओके ओके। हाँ हिट एंड ट्रायल भी ठीक है अगर आप गैस सही से कर लें। दीपल आपका भी मैंने देख लिया है, थोड़ा बहुत ठीक, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो कोशिश करो आप लोग ना माइक रखो अपने पास, क्योंकि ना उससे आप मेरे से बात कर सकते हो। आप ऐसे पिक्चर भेजोगे या ऐसे टाइपिंग करोगे ना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। हेडफोन अरेंज कर लो विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना था इसमें आपको? पहले सबसे पहले देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें समझो इसमें। जब भी आप प्रॉब्लम करते हो तो ना उसके हाँ अभी सुनो मेरी बात बेटा, माइक बंद करो। इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है? एक तो ए बी सी डी इंटीजर्स होंगे और ये एपी में भी हैं, इंटीजर भी हैं और एपी में भी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर होगा। तो जो ए बी सी डी हैं ये इंटीजर हैं पहली चीज। और जो इनका कॉमन इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? इंटीजर आता है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो मान लेते हैं, डी नहीं मानेंगे इसमें, क्योंकि अगर आपने डी मान लिया तो ये वाला डी और वो वाला डी गड़बड़ करेगा। ठीक है, मैं एक बार और ही शेयर करता हूं इसको। अगर आपको स्क्रीन अगर एक बार विजिबल नहीं होता है तो आप अपने आपको मीटिंग ना दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मीटिंग को एग्जिट करो, एक बार और रीज्वाइन कर लो। मतलब मेरे एंड से मेरे को लगता है प्रॉब्लम नहीं है अभी, बट मैंने दोबारा से रीशेयर कर दिया है। ए बी सी डी अगर इंटीजर है तो कॉमन डिफरेंस जो है उसको डी नहीं मानते हैं, उसको के मान लेते हैं। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार उसमें यस करके बताओ मुझे। यस सर। ओके ठीक है, चलो वापस आ जाओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास ये था कि ये एपी में है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी माइनस के बी, बी प्लस के, बी प्लस 2 के। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉमन डिफरेंस के मान लिया है तो मैंने इसको लिख दिया। आप ऐसा भी मान सकते हो ए प्लस के, ए प्लस 2 के, ए प्लस 3 के, आप कैसे भी मान सकते हो। मैंने क्या मान लिया? बी माइनस के बी, बी प्लस के, बी प्लस 2 के, ताकि कॉमन डिफरेंस मेरा के रहे। ठीक है, अब आपको उसने क्या दिया हुआ है? एपी में है सच दैट देयर इज वन कंडीशन दैट डी इज इक्वल टू, जो आपका डी है वो किसके बराबर है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर के बराबर है। अब हमारा जो डी है वो क्या है? बी प्लस 2 के है। ठीक है जी, ए स्केयर किसके बराबर है आपके पास? बी माइनस के होल स्केयर के बराबर है। ये बी स्केयर के बराबर है और ये बी प्लस के होल स्केयर के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिल रहा है बी प्लस 2 के इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस के स्केयर माइनस 2 बी के, बी स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 2 बी के। ठीक है, तो ये 2 बी के और ये 2 बी के आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है, एक तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है बी माइनस 3 बी स्केयर, और एक हमारे पास वैल्यू आ जा रही है 2 के स्केयर माइनस 2 के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब ये वाली टर्म मेरे पास बन गई माइनस ऑफ 3 बी स्केयर प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के स्केयर माइनस के। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपको थोड़ा जो आनी चाहिए इस स्टेप पे वो ये है, देखो सुनो ध्यान से। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने क्वाड्रेटिक ना पढ़ा हो, कुछ बच्चों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा हो। तो क्वाड्रेटिक में ऐसा होता था कि मान लो मैंने बोला हुआ है मेरे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एक मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ आपको ना, आ जाएगी सबको समझ, जिसने पढ़ा है जिसने नहीं भी पढ़ा है। सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आते हैं तो उसको जो मैं बता रहा हूँ समझ आ जाएगा।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रियल नंबर लाइन पे हमेशा ये 0 से बड़ा रहेगा। और x प्लस 1 के होल स्क्वायर में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो हमेशा ये टर्म 4 से बड़ी रहेगी। ठीक है, हमें ये पता है कि इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में और इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, दूसरी चीज जिसको अगर पैराबोला आता है कि भाई ये वाला जो पैराबोला है, ये मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था शायद आपको कि अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसा लिखा -3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी बाई 3 -3 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से तो 2 कॉमन है ही, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देते हैं 2 इंटू 1/2 के प्लस 1/4। अब लॉजिकली आपने हाफ ऐड किया है तो आपको हाफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये बन रहा है -3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी बाई 6 प्लस 1/36। तो बेसिकली आपने -1/12 ऐड किया है तो आपको 1/12 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि -3 इंटू 1/36 इज -1/12। तो आपने इस एक्सप्रेशन में -1/12 ऐड कर दिया तो +1/12 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया +1/12। तो ये टर्म आ गई 2 टाइम्स ऑफ k - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ। और ये टर्म हमारी क्या आ जा रही है, ये टर्म आ जा रही है -3 टाइम्स ऑफ b - 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/12। ठीक है जी, अगर अब आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ आएगा, देखना एक बार ध्यान से, क्या समझ आएगा मैं वो बता रहा हूं आपको। ये मैं बोल सकता हूं, इधर एक लाइन खींच देते हैं, b - 1/6 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। -3 अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फिर 1/12 इसमें ऐड कर दोगे तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 1/12 से छोटी रहेगी। राइट हैंड साइड में देखो, k - 1/2 का जो होल स्क्वायर है ये हमेशा किससे बड़ा रहेगा, ये 0 से बड़ा रहेगा। ये भी क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। 2 टाइम्स ऑफ k - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ करोगे तो ये माइनस हाफ से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि भाई जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज ऑलवेज लेस देन 1/12 एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस हाफ। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीजर होना है, राइट हैंड साइड को इंटीजर होना है और दोनों को बराबर भी होना है। अब 1/12 से छोटा इंटीजर देखो तो वो कौन कौन से आएंगे, 0 आएंगे, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा एंड सो ऑन। माइनस हाफ से बड़ी इंटीजर देखोगे 0 1 2 3 सो ऑन टू ये सारे आएंगे। कॉमन दोनों इक्वल होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी एंड राइट हैंड साइड भी हमारी 0 होगी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को 0 करते हो, आपको ध्यान रखना था b भी इंटीजर है, -3b स्क्वायर प्लस b था ना हमारे पास, इसको 0 करना पड़ेगा। -3b स्क्वायर प्लस b को 0 कर दो एंड 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस k को 0 कर दो। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो k 0 होगा या k 1 होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से -3b कॉमन लेते हैं तो b - 1/3 आ रहा है, तो या तो b 0 होगा या b 1/3 होगा। b 1/3 तो हो नहीं सकता, इसलिए b को 0 होना पड़ेगा। तो एक अब हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी b0 k0 और एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी b0 k1। ये लोगे तो आपके पास आ जाएगा, पहला था ना b - k b प्लस k b प्लस 2k, ये हमारी सीरीज थी। तो ये हमारी बन जाएगी 0 0 0 0। ये सीरीज आपकी, क्योंकि उसने बोला हुआ है चारों इंटीजर आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो इसीलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो वो ये डिस्टिंक्ट नहीं बोलता ना तो आपका आंसर ये भी आता 0 0 0 0। ठीक है, और अगर ये लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 b - k, फिर b इज 0, फिर 1, फिर 2। तो ये आपके 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हो गए। आपको क्या करना था, इन चारों का सम लेना है, a प्लस b प्लस c प्लस d, आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर 2 आएगा जो जेन्युइन तरीके से इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब एक बार
सब लोग इसको ध्यान से, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से सुन लें। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम आती है उसको अलग से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम बच रहा है। तो इस प्रॉब्लम में ये था कि एबीसीडी हमारे पास डिस्टिंक्ट इंटीजर्स थे जो कि एपी में थे। क्योंकि एबीसीडी इंटीजर्स हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो मैंने क्या किया है, मान लिया बी माइनस के, ए को मान लिया बी माइनस के, कॉमन डिफरेंस के है, तो बी बी हो गया, सी बी प्लस के हो गया, डी बी प्लस 2 के हो गया। अब हमें क्या करना था, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, उसमें ये वैल्यूज डाल दी, तो बी और के में क्वाड्रेटिक रिलेशन आ गया। क्योंकि बी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डाउनवर्ड पैराबोला है और जो राइट हैंड साइड है वो अपवर्ड पैराबोला है, तो मैंने उसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करी। तो मुझे ये समझ आया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा किससे छोटी है, 1/12 से छोटी है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा किससे बड़ी है, माइनस हाफ से बड़ी है। तो इन दोनों में कॉमन इंटीजर हमारे पास आ गया 0, हमने दोनों को 0 रखा, बी और के इंटीजर थे, वहां से हमारे पास बी और के की वैल्यूज आ गई। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, जीपी के ऊपर आते हैं। स्टिल अगर किसी को भी इस प्रॉब्लम में डाउट आता है तो वो जब भी फ्री होगा मेरे को कॉल कर लें। और भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उसमें मिल जाएंगे, आपकी असाइनमेंट में मिल जाएंगे। जैसे आपके असाइनमेंट्स डीपी खत्म होंगे तो और भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और मॉड्यूल भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम करेंगे हम। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। अब ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़ा हो, बट वो बहुत डिटेल में आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझें। इसके प्रॉब्लम भी थोड़े मुश्किल बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, जीपी की डेफिनेशन क्या है? सब लोग बने हुए हैं, सब लोग सुन रहे हैं मेरे को? यहां तक सब समझ आ गया? एक बार ये वाली इमोजी डाल दो दोबारा से। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जीपी की डेफिनेशन क्या है। जैसे हमारे पास एपी था, एपी में हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस था, तो जीपी में हमारे पास क्या था, कॉमन रेशियो आता है। एपी में कॉमन डिफरेंस आता है, जीपी में कॉमन रेशियो आता है। कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लिखना चाहें 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक जीपी है। इस जीपी में कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 2 के बराबर है। जैसे एपी को दोनों साइड से देखते थे वो एपी लगता था, एक तरफ से उसका डी पॉजिटिव आता था तो दूसरी तरफ से डी नेगेटिव आता था, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है। अगर मैं इस जीपी को इस डायरेक्शन से देखूंगा तो कॉमन रेशियो मेरे को क्या मिलेगा, 2। अब इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, 64 32 16 8 4 2 1। इधर से अगर आप देखोगे तो कॉमन रेशियो आपको हाफ दिखेगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, आगे वाली टर्म से उसके जस्ट पीछे वाली टर्म, उसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड कर दीजिए तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो जीपी की डेफिनेशन लिखते हैं वो लिखते हैं ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, सो ऑन टू ए आर रेज टू द पावर n-1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो आपने सीक्वेंस लिख दिया है या प्रोग्रेशन लिख दी है, इसको हम बोलते हैं जीपी, जिसमें ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड स्मॉल आर इज द कॉमन रेशियो। सबको समझ आ गया? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, सो ऑन टू ए आर n-1, ये हमारा जीपी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे ए, T1 ए हो गया। अब जो T2 है वो किसके बराबर आ गया, ए आर आ गया। T3 किसके बराबर आ गया, ए आर 2 आ गया, पावर में है ये। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ जो आर की पावर है, जो यहाँ पे सफिक्स है उससे एक कम है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहां से हम nth टर्म ऑफ द जीपी लिख देते हैं। nth टर्म ऑफ द जीपी आ जाती है ए आर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, कॉमन रेशियो कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। टर्म जो होती है, टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में आएगी। ऐसा नहीं होगा T1.5 निकाल लो, T1.5 नहीं निकलेगा, T1 निकलेगा या T2 निकलेगा या T3 निकलेगा या T4 निकलेगा, T0 भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो टर्म का जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए।
आर कुछ भी हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ए रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। आगे चल के जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया भी था डाउट क्लास में, जिसमें जो टर्म्स थी वो एपी में थी और वो नंबर्स क्या थे, कॉम्प्लेक्स नंबर थे। तो जीपी में भी ऐसा हो सकता है कि जो आपके नंबर्स हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बट आर आपका जीरो नहीं हो सकता। जीरो के साथ क्या गड़बड़ है, आप बोलोगे सर एपी में तो आपने बताया था कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है। मान लो आपने सीरीज स्टार्ट करी 2 से, 0 0 0, अब आपने कॉमन रेशियो 0 मान लिया। अब बोलोगे सर ये डिफाइन तो हो रही है बड़ी अच्छी तरीके से, बट एक मतलब हम जब भी कोई भी एक सीक्वेंस बनाते हैं तो वो दोनों डायरेक्शन से डिफाइन होना चाहिए। दोनों डायरेक्शन से डिफाइन करने का मतलब है कि भाई मैं एक डायरेक्शन से आर से मल्टीप्लाई करके अगर पहुंच रहा हूं तो डिवाइड करके भी मुझे आर मिलना चाहिए। अब आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी मिल सकता है, ये नॉट डिफाइंड टर्म होती है, ये नॉट डिफाइंड टर्म है जो कि मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो इसीलिए कॉमन रेशियो के ऊपर कंडीशन है कि भाई r शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो nth टर्म मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा। nth टर्म ऑफ अ जीपी इज a r रेज़ टू द पावर n minus 1। ठीक है, अब हम आएंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी पे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है जी, निकालते हैं अब इसको। तो जो S ऑफ n है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे इस चैप्टर का नाम जो है वो पड़ा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, 3 या 3 से ज्यादा नंबर जो आप कॉमा से सेपरेट करके लिख दो, वेदर दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न और दे आर नॉट फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, दे आर नोन एज सीक्वेंस। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस विच फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, तो प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर टीएन से डिनोट किया जा सकता है। अच्छा, अब सीरीज क्या होता है? तो ये तो किसी ने क्वेश्चन किया भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं, तो अब मैं बता देता हूँ। सीरीज क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस में आप साइन लगा दो, साइन लगाने का मतलब है प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, तो वो एक सीरीज बन जाती है। जैसे अभी भी हम अगर मान लो हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 so on to 1 2 3 4 5 so on to n है, तो अब अगर मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + so on to n, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है, सम डिफरेंस या प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो भी एक जनरली देखो आपसे वो क्या पूछेगा, जनरली वो आपसे सम पूछेगा, या वो ऐसा बोल देगा कि भाई ऐसा निकाल 1 - 2 3 - 4 5 - 6, कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही पूछेगा। ऐसा नहीं बोलेगा आर्बिट्रेरी कुछ भी निकालने को बोल देगा, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो सीक्वेंस के बीच में जब आप साइंस लगा देते हो, साइन कहने का मतलब है SIGN वाला साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा कुछ अगर लगा देते हो और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो ताकि हम उसको फाइंड आउट कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज आल्सो अ सीरीज, इसीलिए मेरे को स्ट्राइक किया अभी कि भाई आपको ये बता देना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज आल्सो अ सीरीज, सो वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स लिख देंगे, a + AR + AR स्क्वायर + AR क्यूब, ऐसे करते करते मैंने लास्ट टर्म तक लिख दिया ARn - 1 और इसकी प्रीवियस टर्म लिख देते हैं ARn - 2। अब जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालने का तरीका है, ये ना बहुत जगह यूज होता है। ये आप आगे जाके, जैसे एक बार जलज ने पूछा था कि सर एजीपी क्या है, एजीपी क्या होती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट होता है। एपी और जीपी का क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एजीपी, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी जो है उसका जो मेथड है वो आपका एजीपी में भी वर्क करता है और भी बहुत जगह वर्क करेगा जहां पे कॉमन रेशियो आ रही हो। जो कॉमन रेशियो है वो जरूरी नहीं, देखो अगर आपके पैटर्न में बस एक कॉमन रेशियो आ रही है तब तो वो जीपी बनेगा, अब उसके साथ अगर एपी मल्टीप्लाई होगी तो वो एजीपी बन जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ही सीक्वेंस बन रहा हो और उसमें भी ये वाला मेथड लग जाए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मेथड एक तरीके से इसको बोला जाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। हम इसमें क्या करते हैं ना, डिफरेंस लेते हैं, दो सीरीज का डिफरेंस ले लेते हैं, तो उससे हमारा सम निकल कर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपको किसी भी सीक्वेंस में कॉमन रेशियो दिख जाए तो उसका अगर आपको सम निकालना है, दोबारा से सुनो ध्यान से, जब भी किसी सीक्वेंस में एक कॉमन रेशियो दिख जाए आपको और उसका सम निकालना है, तो उसको क्या करो, r से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। क्या करो, जब भी किसी सीक्वेंस, इसको हिंदी में लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है याद ना रहे, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जब भी
हिंदी में वो ये अब बी भी पता नहीं मेरे को, छोटी ई आएगी बड़ी आएगी, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, भूल गए अब, हिंदी 10th तक ही पढ़ी थी। जब भी क्या करना है, कॉमन रेशो आ जाए, या आप भी नोट्स में लिख लेना, आपको तो याद रहेगा, जब भी कॉमन रेशो आर दिख जाए और हमें सम निकालना है, और हमें सम फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, तो ये वाला मेथड लगाएं, तो आर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब भी आपको कॉमन रेशो आर दिख जाए तो आपको क्या करना है भाई, आर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा, आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ए आर एन माइनस वन प्लस ए आर रेस टू द पावर एन। ये सबको समझ आया? ये सबको समझ आया? मैंने क्या किया, इसको जब r से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, इसको शिफ्ट भी कर दिया है, एक स्टेप शिफ्ट कर दिया है, इसको r से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप शिफ्ट कर दिया है। समझ आया कि वो r से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दिया है, क्यों शिफ्ट किया अभी आपको समझ आ जाएगा वो शिफ्ट क्यों किया। तो टोटल टर्म्स कितनी है इस सीक्वेंस में, n टर्म्स है, ये भी ध्यान रखना है, हम n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे r की पावर 1 है, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर n माइनस 1 है, और एक ये r की पावर 0 भी है। तो 1 से लेके n-1 की काउंटिंग करोगे तो n-1 है, और एक 0 है, r रेज़ टू पावर 0 है, तो इसीलिए टोटल टर्म्स n है। समझ आ गया? तो जब भी कॉमन रेशो r दिखे हमें, तो हमें क्या करना है, उसको r से मल्टीप्लाई कर देना है, और अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अब देखो आपका जीवन सरल ही सरल हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपने क्या पाया, देखते हैं क्या पाया आपने। ए आर से ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, ए आर थ्री से ए आर थ्री कट गया, ए आर एन माइनस वन से ए आर एन माइनस वन कट जाएगा, ए आर एन माइनस टू अपने इससे पीछे वाले टर्म से कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1 माइनस आर रेज टू दी पावर एस एन इज इक्वल टू, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एस एन कॉमन आ गया, 1 माइनस आर इंटू एस एन, और यहाँ पे बच जाएगा ए माइनस ए आर रेज टू दी पावर एन। ए यहाँ पे ये बच रहा है ना, देखो लास्ट टर्म ये बच रहा है, a इंटू आर रेस टू द पावर n। तो एस एन जो आएगा हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो भाई ये बात बन गई हमारी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हो गया a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। ठीक है, अभी सुनते रहो अभी एक बार ना, फिर मैं आपसे डाउट ले लूंगा एक साथ। तो इसका एक और फॉर्मूला भी है, एस एन इज इक्वल टू, अभी देखना मैंने कैसे लिखा, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये हम जनरली लिखते हैं जब r हमारा 1 से कम हो। ठीक है, अगर r हमारा 1 से ज्यादा है तो हम इसको माइनस कॉमन निकाल के लिख देते हैं। जनरली क्या है ना, मैथ्स में क्या है, एक तो ये थोड़ा सा लोचा है, लोचा कहने का मतलब है प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि भाई हम क्या करते हैं, हम मतलब परफेक्शन की ओर जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें और इसमें तो सर सेम ही तो बात है, माइनस कॉमन निकाल के आपने लिख दिया, बट इस टर्म में क्या है, आर जो है वो लेस देन 1 है, तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई हमारा न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव रहे। अब अगर आप यहाँ r ग्रेटर देन 1 के लिए ये दोनों फॉर्मूले लिख देंगे तो होगा क्या, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर भी सेम आएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, लोचा क्या है कि भाई हम परफेक्शन की ओर जाते हैं, हम मतलब हर एक चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं मैथ्स में। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव बना दिया और डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव बना दिया। सेम वही वाली बात है जैसे आपने 10th में पढ़ लिया 1/√2। तो कई बार जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर इसको आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, मतलब क्यों मेरा जीवन थोड़ा सा कठिन कर रहे हो √2 से मल्टीप्लाई करके। सेम वही वाली बात है कि हम क्या करते हैं, परफेक्शन की ओर जाते हैं, तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनल बना लेते हैं। तो सेम वही वाली बात है कि आप नेगेटिव कॉमन निकाल के भाई इसमें प्लेस कर दो। अच्छा, अब जीपी जो होती है, एपी में तो क्या था कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। अब जीपी में एक और बहुत बड़ा अच्छा केस है, जीपी का एक बहुत अच्छा केस क्या है कि भाई
जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स भी आ सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये इनफाइनाइट टर्म्स क्यों आए, मतलब क्यों आएंगी इनफाइनाइट टर्म्स, फिर सम कैसे निकल जाएगा, उसका फाइनाइट सम कैसे हो सकता है। अब वही हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ तक जो नहीं समझ आया आपको वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाह रहे हैं अब, सम ऑफ, हमने जीपी पढ़ लिया, nth टर्म ऑफ जीपी पढ़ लिया विच इज a r raised to the power n minus 1, फिर मैंने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना बता दिया विच इज a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r if r is less than 1, r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1, obviously r cannot be equal to 0। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सर r1 तो आपने लिया ही नहीं, ये अभी जैसे मेरे को देख के स्ट्राइक कर रहा है कि भाई आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, R1 नहीं लिया। R1 के लिए आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मैंने बोला भाई जीपी का सम निकालो, अच्छा जीपी होगी कि नहीं होगी पहले वो देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला ये निकालो, 2 2 2 2 2 n टाइम्स आ रहा है, तो इसके लिए ये माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है ना हमें, जीपी तो है ये। जीपी क्यों है, क्योंकि r इसका 1 हो गया, आप डिवाइड भी करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1 आ रहा है, तो भाई जीपी है ये। अब इसका सम निकालना है अगर आपको, तो 2 + 2 + 2 + 2 + so on to n टाइम्स, ये तो वैसे ही जीवन का सबसे सरल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूले बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉमन रेशियो जब 1 होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है जी, अब हम आते हैं कि भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, सम ऑफ इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी लिखने का मतलब है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, एस इन्फिनिटी लिखने का मतलब है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इन दिस केस मैं एस इन्फिनिटी ऑफ जीपी निकालना चाह रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि मुझे इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सम निकालना है। अब पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, अच्छा कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमन रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है, मान लो मैंने आपको बोला कि भाई मेरी जीपी देखो ये है 2 - 6 18 - 54 एंड सो ऑन, देख रहे हो क्या है कॉमन रेशियो, -3, -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा, उसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, उसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे -54 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, बस कॉमन रेशियो एक चीज नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, बस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 1 + एओटा भी हो सकता है, 1 - एओटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी में क्या है, आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट होती है कि जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, तभी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी विल गिव अस अ फाइनाइट वैल्यू, अदरवाइज वो इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगा, then only it will result into a finite value। sum of infinite terms of a GP जो है वो क्या होगा, वो फाइनाइट तभी होगा जब मॉड आर मेरा क्या होगा, 1 से कम होगा। अगर मॉड आर मेरा 1 से कम नहीं है तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो फाइनाइट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब थोड़े से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 1 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, ये 1 एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अभी इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनते रहो, आपको समझ आने लग जाएगा। 1 की पावर इंफिनिटी कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं इसको इनफाइनाइट टाइम तो लिखने नहीं बैठूंगा, तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। तो 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, कॉमन सेंस है ये तो। भाई 2 बार 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 5 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, इनफाइनाइट टाइम्स करो, द आउटपुट विल बी 1। अच्छा, अब आते हैं 2 की पावर इंफिनिटी क्या देगा, 2 की पावर इंफिनिटी, तो एक बच्चा बोलेगा सर पहले एक काम करते हैं, कुछ 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई 2 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 2 16 32, वो तो बढ़े जा रहा है भाई साहब। अब आप इसको अगर इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। अब एक कंफ्यूजन ना ये भी रहता है कि सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ये सब चीजें हम आगे जाके 12th में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हम पढ़ेंगे भी। अभी आपको बस ये सोचना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा कि 2 की पावर 3 3 आ जाए, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आया तो यहाँ पे कैसे इन्फिनिटी आ गया। बेटा इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी मतलब नंबर लाइन का राइट मोस्ट कॉर्नर है, राइट मोस्ट कॉर्नर, और वो जो कॉर्नर है वो हम एक
ऐसे मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर नहीं है, ये बॉक्स है एक्चुअली में। ये आपको 12th में बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड और बताई जाएंगी। वो ऐसा होता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हमें इन्फिनिटी दे देता है, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी हमें इन्फिनिटी दे देता है, 2 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी देगा, 3 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी देगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने ये बता दिया कि भाई मैथ्स में जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो जो भी सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आप बोलोगे भाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो सर इन्फिनिटी से बड़ा नंबर हो गया, 2 इन्फिनिटी हो गया, तो उसको भी हम इन्फिनिटी ही बोलते हैं। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी को भी इन्फिनिटी बोलते हैं, 2 की पावर इन्फिनिटी को भी इन्फिनिटी बोलते हैं। अच्छी चीज क्या है कि ये सारे इन्फिनिटी तो हैं, बट ये सारे इन्फिनिटी आपस में बराबर नहीं है, और यही सब चीजें हम 12th में सीखेंगे। तो अभी वापस आते हैं, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि भाई 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा फिर 3 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते रहो, तो 3 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1/इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये 0 को टेंड करेगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, उसकी पावर अगर हम इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो 0 को अप्रोच करता है, या वो वैल्यू 0 देता है। और कोई भी नंबर 1 से बड़ा है, उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी लगाओगे तो बढ़ती रहती है वैल्यू, इसलिए वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो ये बहुत जगह यूज होता है मैथ्स में। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप 12th में जाके पढ़ेंगे, लिमिट वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी में 11th में दिया हुआ है, हम 12th की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है उससे, तो उसमें हम ये चीजें बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी कॉमन सेंस को यूज करके, कैसे कि 2 की पावर इन्फिनिटी तो बढ़ता जा रहा है इसलिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी आएगा, इसलिए वो 0 को टेंड करेगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो अब इससे आपको ये समझ आएगा कि भाई अगर कॉमन रेशो, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालो, 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, ऐसे करते करते 2 की पावर इन्फिनिटी -1 इनफाइनाइट टर्म्स हो गई हमारे पास। अब इसका सम तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ती आ रही है ना बेटा, 1 + 2 + 4 + 8 प्लस ऐसे करते करते ये तो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है जीपी में, तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकाल पाएंगे। निकाल तो लेंगे, हम बोलेंगे इन्फिनिटी है, बट वो फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे सम इज नॉट डिफाइंड, तो उस केस में सम डिफाइंड नहीं हो पाएगा। बट अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से कम है तो सम डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वैल्यू कम होती रहती है। अब वही एक एग्जांपल से हम सीखने वाले हैं। ये मैं आपको ना बार बार बहुत बार ये ऐसा इस टाइप का एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, आपने हो सकता है पहले भी सुना हो सकता है कहीं किसी चैनल पे सुना हो, या कहीं और से टीचर्स वगैरह ने बताया हो। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, तो वो आपको ये इस चीज को मेक श्योर कर देगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल है अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है। तो एक मैंने बकेट ले ली, ठीक है, तो इस बकेट को बोल देते हैं, एक बच्चा है कोई भी, उसका नाम मान लेते हैं रामू। रामू एक बच्चा है, ठीक है, आप अपने आप को भी रामू मान सकते हो वैसे मानना चाहो तो रामू एक बच्चा है, उस बच्चे को मैंने काम दे दिया। रामू बड़ा ही मतलब ओबलाइज करने वाला बच्चा है, वो जो मैं उसको बोलूंगा ना, और नॉलेजेबल भी है, मतलब वो भी मान लो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको उसके पास मतलब केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, या मान लो कुछ ऐसी इंजीनियरिंग कर रहा है जिसमें मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसको अब क्या करना है, उसको भाई मैंने बोल दिया ये बकेट है, इसका वॉल्यूम 1 यूनिट है, तेरे को क्या करना है बेटा रामू, तू इस बकेट को क्या करेगा, हाफ फिल करेगा। इस बकेट को तेरे को हमेशा हाफ फिल करना है, हाफ फिल करना है। तू जितने भी पैसे खर्च करना चाहता है पैसे खर्च कर ले, इक्विपमेंट जो भी लेना चाहता है ले ले, बट एग्जैक्टली प्रिसाइजली इस बकेट को तेरे को फिल करना है। कितना फिल करना है, हाफ फिल करना है। जो भी खाली वॉल्यूम है, एम्प्टी वॉल्यूम जो भी बचा होगा, हाफ फिल तो तभी करेगा ना जब कुछ हम डिफाइन करेंगे, तो जो भी एम्प्टी वॉल्यूम है उसका तेरे को हाफ फिल करना है, ठीक है। तो रामू कहेगा भाई सर ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है, मैं इसको करके ही मानूंगा, मैं सर को फिल करके दिखाऊंगा इस बकेट को। तो पहली बारी में बच्चों अगर आप सोचोगे, मान लो हम इसको मानते हैं कि वो टोटल वॉल्यूम कितना फिल अप करेगा, पहली बारी में अगर आप देखोगे तो वो हाफ फिल करेगा। क्यों? क्योंकि भाई बकेट अभी वॉल्यूम कितना माना हुआ है, 1 यूनिट, 1 मीटर क्यूब मान लो, जो भी 1 लीटर मानना है 1 लीटर मान लो, जैसे भी 1 यूनिट मान लो आप, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहली बारी में पूरे एंथू से आया और
मेजरमेंट उसने कर ली कि भाई इसका मान लो 1 मीटर क्यूब है, तो उसने हाफ मीटर क्यूब इसमें पुट कर दिया, तो भाई हाफ वॉल्यूम फिल कर दिया, बड़ा खुश हो रहा है कि भाई मैंने हाफ फिल कर दिया। नेक्स्ट आया भाई, नेक्स्ट अब वो आया पानी की बकेट लेके, फिर उसने कितना फिल करेगा, अब हाफ जब फिल कर दिया है तो हाफ खाली बचा होगा, तो अब वो कितना फिल करेगा, हाफ का हाफ, तो जब हाफ का हाफ फिल करेगा तो कितना फिल कर दिया उसने, 1/4 और फिल कर दिया, बड़े खुश हो रहा है कि मैंने और बकेट फिल कर दी, 1/4 फिल कर दिया। बट उसके पास एक कंस्ट्रेंट थी, क्योंकि भाई उसको मैंने बोला हुआ है तेरे को प्रिसाइज इक्विपमेंट से ही फिल करना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा 1/4 से ज्यादा फिल कर दिया, उसको फिल करना ही उतना है 1/4। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अब 1/4, अब आपका कितना 3/4 भर गया ना, 1/4 खाली है, नेक्स्ट टाइम वो कितना फिल करेगा, 1/8 फिल करेगा, यहाँ पे उसने 1/4 फिल किया था, समझ पा रहे हो? ठीक है जी, अब कितना फिल किया, 1/8। नेक्स्ट आप सोचो, नेक्स्ट अब 1/8 खाली बचेगा, क्योंकि 1/4 में 1/8 भर दिया तो 1/8 ही खाली बचेगा। अब 1/8 का हाफ फिल करेगा तो कितना बचेगा, 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64। अब बेचारा अब थोड़े से उसके पसीने छूट रहे हैं कि यार ये तो यार कम कम ही होता जा रहा है, तो अब यहाँ पे 1/64 आ गया, फिर 1/128 आ जाएगा, ऐसे 256 512 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, अब मान लो भाई वो एकदम मेरे को फॉलो करते करते वो फिल करते जा रहा है, तो अब आप कॉमन सेंस लगा के ये सोचो कि ये बकेट कभी फिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब आपको ना ये चैट बॉक्स में आंसर करना है, वेदर दिस बकेट कैन बी फिल्ड और नॉट फिल्ड एवर। अबे कहाँ चले गए सारे बच्चे? प्रखर कह रहा है फिल हो जाएगी, विधि कह रही है अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. फिल हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली तो होता ही नहीं है कुछ भी। नो, उमंग कह रही है नो, लवीश कह रहा है हाँ। लवीश तुम बताओ ये बकेट कैसे फिल हो जाएगी, लवीश से बात कर रहे हैं हम, बाकी लोग शांत हो जाओ। प्रिंस भी कह रहा है फिल हो जाएगी, फिर प्रिंस से बात करेंगे। हाँ भाई लवीश तू बता, ये बकेट कैसे फिल हो जाएगी? सर अगर थोड़ा थोड़ा करते करते किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये पूरी फिल ही हो जाएगी। हाँ बट उसको मैंने क्या बोला था, देखो रामू भाई साहब, रामू को तू हल्के में ले रहा है, रामू ऐसा इतना हल्का बच्चा थोड़ी है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके पास इक्विपमेंट वगैरह भी है, पैसे भी दे दिए उसको 1-1.5 लाख रुपए की, भाई जो तेरे को खरीदना है खरीद ले। तो अब रामू को क्या था भाई, मान लो रामू ने स्टार्ट किया और रामू 1/128 तक आ गया, अब उसको लग रहा है कि बकेट थोड़ी सी फिल होने वाली है, 1/256 तक आ गया, फिर 512 तक आ गया, 1024 तक आ गया। अब क्या होगा, मान लो एक ड्रॉप से बकेट फिल होने वाली है, अब बकेट इतनी आ गई जैसे विधि ने बोला कि सर अप्रोक्सीमेटली फिल होने वाली है, एक ड्रॉप से फिल होने वाली है, तो लवीश वो क्या करेगा, अब उसको अगर उसको मेरे को ऑब्लाइज करना है और मेरी बात को मानना है, तो वो एक ड्रॉप नहीं डालेगा, वो कितनी ड्रॉप डालेगा, हाफ ड्रॉप डालेगा, फिर हाफ के बाद 1/4 डालेगा। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई वो अपने जीवन से, अपने जीवन की मोह माया से त्रस्त नहीं होगा, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ बकेट को, मैं नहीं भरूंगा। तो लॉजिकली अगर आप सोचो ये बकेट कभी भी फिलअप नहीं हो सकती, चाहे उसके बच्चे आ जाएं, चाहे उसके बच्चों के बच्चे आ जाएं, वो फिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लॉजिकली बात करें, अब कोई त्रस्त हो जाए तो पहले ही फिल करके चला जाएगा, बट लॉजिकली क्यों फिल नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या करना है जलज, कि जो भी खाली वॉल्यूम है उसका हाफ फिल करना है ना, तो कभी भी जो बकेट है वो फिलअप नहीं होगी। बट हाँ, अगर इस प्रोसेस को मैं इनफाइनाइट टाइम्स कैरी आउट करता रहता हूं, तो ये क्या होगी, जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता रहेगा, और इन्फिनिटी टाइम पर ऐसा कुछ हो जाएगा, पावर क्या बन जाएगी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी -1 बन जाएगी। तो अगर अब आप ध्यान से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे जैसे हम इस वैल्यू को कम करते रहेंगे, ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है विद कॉमन रेशियो हाफ। ठीक है, अब इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली ये जो वॉल्यूम है ये कभी भी 1 नहीं होगा, बट हाँ ये वॉल्यूम जो है ये 1 को टेंड करेगा, तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये टेंडिंग टू 1 बनेगा, इसका जो सम आएगा ना वो टेंडिंग टू 1 आएगा, क्योंकि आपका फुल वॉल्यूम कितना था, 1। अब वो देखते हैं कैसे। तो ये एस ऑफ इन्फिनिटी हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको जीपी में बताया भी था कि इनफाइनाइट जीपी का अगर आपको सम निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, 1/2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/16, 1/32, 1/64, ऐसे चलता रहेगा ये, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, इससे पहले आ जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी -1। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ बचेगा s इन्फिनिटी by 2, s इन्फिनिटी इज अ सिंबल ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, हाफ,
प्लस भाई साहब 1/4 से तो 1/4 कट गया, 1/∞ से 1/∞, 1/16 ये सब कटने लग गया, क्या वैल्यू आ जाएगी लास्ट में हमारे पास, एक वैल्यू और बच जाएगी -1/2 अब 1/2 जो है ये तो 0 को टेंड करता है, अभी भी आपको बताया, तो s∞/2 आपका किसके बराबर आ जाएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा, और s∞ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो लॉजिक ये है कि इस प्रोसेस को अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स कैरी आउट करता हूं तो जो मेरा वॉल्यूम होगा दैट विल टेंड्स टू 1, दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1, वो टेंड्स टू 1 बोलते हैं उस टर्म को ना, अप्रोक्सीमेटली यूज नहीं करते हैं हम, उसमें वर्ड यूज करते हैं टेंड्स टू 1, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा ये 1 को टेंड करेगा, तो जो इनफाइनाइट जीपी होगी वो आपको एक टेंडिंग वैल्यू देगा हमेशा। और एक चीज जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो इनफाइनाइट जीपी का सम पॉसिबल है हमारे पास। अब हम वो उसका एक फॉर्मूला बना देते हैं, तो मान लेते हैं मेरे पास जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, एंड मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो 1 से कम होने का मतलब है वो नेगेटिव भी हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो मेरे को एस इन्फिनिटी निकालना है, तो मैंने लिखा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन टू, जो मेरी लास्ट टर्म होगी वो मान लेते हैं ए आर एन -2 ए आर एन -1 वेयर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख लेते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे करते करते ए आर एन -1 प्लस ए आर रेश टू द पावर एन, सब्ट्रैक्ट किया, फिर सेम उसी तरीके से होगा क्या, ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस आर टाइम्स ऑफ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए माइनस ए आर रेश टू द पावर एन। अब क्योंकि आर आपका 0 से 1 के बीच में है और उसकी पावर जब आप इन्फिनिटी लगाओगे तो ये वाली वैल्यू आपकी किसको टेंड करेगी, ये वाली वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो जो आपका एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है a/1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी लिख देता हूं मैं इसको, एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का सम का फॉर्मूला है a/1 माइनस आर प्रोवाइडेड मॉड आर इज लेस देन 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो जीपी मैंने अभी तक बताई उसमें कोई दिक्कत है किसी को, जो भी अभी तक बताया चैट बॉक्स में लिख सकता है, पूछ सकता है मेरे से। हाँ नो सर। हाँ बेटा, सर ये सर वो सर लास्ट में सर डाउट है सर। क्या डाउट है, हाँ बताओ क्या डाउट है बेटा, बोलो। आप बोल नहीं रहे हो, लास्ट में डाउट है, हाँ क्या डाउट है, मैं पूछ रहा हूँ क्या डाउट है, ये समझ नहीं आया कैसे आया। सर ये जीपी का फॉर्मूला सर, इसमें लास्ट में प्रॉब्लम हो रही है बस। हाँ देखो लास्ट में ये किया, अभी देखो आपने जो एस ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला निकाला था इससे पहले, वो क्या था, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर था ना, यही फॉर्मूला Yes, sir. निकाला था आपने एन टर्म्स का। अब क्या हो गया, Yes, जब r आपका 0 से 1 हो गया बेटा और n आपका इन्फिनिटी को जाएगा, तो अभी भी मैंने बताया था ना कि जैसे 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, r जो है जैसे मान लो 1/2 की पावर इन्फिनिटी है तो ये 0 को टेंड करेगा बेटा, 1/3 की पावर इन्फिनिटी भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि ये वाली टर्म बनेगी ना 1/∞ बन जाएगी ना, 3 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ बनेगी तो ये 0 को टेंड करेगी, तो होगा क्या, जब r आपका 0 से 1 के बीच में है और उसकी पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 को टेंड करेगी, तो s ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी यहां से भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा a/1 माइनस आर के बराबर आएगा। तो मैंने वही किया था यहाँ पे कि इस टर्म को मैंने 0 बना दिया था क्योंकि r आपका 0 से 1 है और n आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। और देखो भाई किसी को कोई भी डाउट है कि सब क्लियर है, ठीक है, तो आई अज्यूम कि सबको क्लियर है ये वाली स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जाते जाते, टाइम कम बचा है, इसकी अभी हमारी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी तक हो गया है, इसके लिए मैं असाइनमेंट आपको शेयर कर दूंगा, जो भी इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट करना है, एपी वाला असाइनमेंट अभी आपके पास है ऑलरेडी, उसको फिनिश अप करें, जिसके वो हो चुका है वो मेरे को डाउट लिख के भेज दे व्हाट्सएप के ऊपर ना, तो हम डाउट क्लास लेंगे, बीच में हो सकता है बीच में कभी ले लें, वेडनेसडे थर्सडे को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 प्रॉब्लम है अब हमारा। अच्छा एक मैंने जो चैनल है हमारा, आप जैसे ही आप 11th
नॉन मेडिकल के चैनल पे जाएंगे, मैथमेटिक्स में मैंने आपको पिक भी डाला था, उसमें फाइल्स करके फोल्डर है, जैसे पोस्ट होता है ना जहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, उसके बगल में एक फाइल्स करके फोल्डर है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ना मैथ्स का जो भी कंटेंट है अभी तक का वो सब अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करे, उसको डिलीट विलीट करने की कोशिश ना करे, वो हम सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेरे को वो दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो वो सबके बेटरमेंट के लिए सारे वीडियोस मैं डाउनलोड करके वहां पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर अभी लिख दूंगा चैट बॉक्स में, पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो सब लोग। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, such that a square plus b square plus c square times of p square minus 2b times of ab plus bc plus cd plus b square plus c square plus d square is less than equal to 0, then a b c d are in AP, GP, HP, AGP, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा इसका आंसर जीपी आएगा, क्योंकि जीपी का टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, तो जीपी ही आना चाहिए। हाँ, इसका आंसर जीपी ही आएगा, बट आपको ये बताना है, प्रूव करना है कि ये जीपी कैसे आएगा। इसका आंसर जीपी आता है, ठीक है। करो, सॉल्व करो जल्दी से, और फिर मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। किसी का आंसर आया तो बताओ बेटा। क्वेश्चन ऑलरेडी सीन नहीं हो रहा आपको ध्रुव? क्वेश्चन दिख रहा है सर। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है। चलो इसको होमवर्क में लिख लो, इसका आंसर आप मुझे, अभी टाइम कम बच रहा है तो आपकी अगली क्लास डिस्टर्ब ना हो। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये होमवर्क में लिख लेते हैं। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसको भी लिख लो सब लोग, इसको भी होमवर्क में लिखो दोनों के आप। इसको आप ना, अगर बाई चांस आप कोशिश करो व्हाट्सएप की जगह, अगर पॉसिबल है हम स्लोली माइक्रोसॉफ्ट टीम को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ना एक चैट का ऑप्शन होता है, तो चैट में आप इंडिविजुअल बच्चों से भी आपस में चैट कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो। फालतू की चैट नहीं करनी है, मेरे को किसी कंप्लेंट आएगी तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप मेरे को उस चैट बॉक्स में भी अपने आंसर भेज सकते हो, इजी है सब कुछ ना, उसके स्क्रीनशॉट लेके भी सेंड हो जाता है, व्हाट्सएप टाइप ही है पूरा। तो आप उसको यूज करेंगे ना तो बेटर रहेगा कि हमारी सारी एकेडमिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज विल मूव ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट टीम। सो आई वांट कि आप लोग इसको ज्यादा यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम को। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
इसका आंसर आपको व्हाट्सएप करना है या फिर इसमें भेज सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में। n इक्वल टू 0 to 1947 1 by 2 raised to the power n plus 2 raised to the power 1947 divided by 2। किसी से पूछ कर नहीं करना है, खुद से करना है बेटा, ठीक है। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी सम k which is so k divided by बना देते हैं इसको, k divided by 2 raised to the power 1945 divided by 2 ये आता है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, फाइंड k एंड k इज अ इंटीजर, k इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिख लो। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके, इसका तो आपको सोल्यूशन भेजना पड़ेगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। इसका भी आपका जब आंसर आ जाएगा तो मैं आपको पूछूंगा, जब भी आप आंसर भेजोगे तो मैं आपसे सोल्यूशन पूछूंगा हाउ यू डिड इट, तो वो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट टीम में लेके आते हैं। कल हम जीपी को ही कंटिन्यू करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। जो नए बच्चे हैं वो बेसिक मैथ्स के जितने लेक्चर हो गए उसको करें, असाइनमेंट आपको जो भी दिए गए हैं उसको वाइंड अप करने की कोशिश करो। आज मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, बस नोट्स दे रहा हूँ। आज एपी आप खत्म करना है जल्दी से जल्दी, फिर कल मैं आपको जीपी के असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, ताकि लोड ना आए। जिन बच्चों का एपी का असाइनमेंट खत्म हो गया वो मुझे इन्फॉर्म कर दें कि सर मेरा हो गया, ये मेरे डाउट्स है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बजरंग बली की जय करके निकल जाओ नेक्स्ट क्लास के लिए। पानी वानी पी लेना और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना। माइक ऑफ जय रखें अपना। बजरंग बली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Exit meeting, everyone should exit meeting.